नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देश की बात में मैं दीपिका आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी का ओडिशा दौरा, भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए मोदी बोले अप्रवासियों के दिल में भार धड़कता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केजरीवाल बोले दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच एनडीए गठबंधन शामिल नहीं। शंभू बॉर्डर पर किसान ने किया सुसाइड, खनौरी बॉर्डर पर गीजर फटने से आंदोलनकारी झुलसा, टिल्लीवाल की हालत नाजुक। एचएमपीवी वायरस का 11वां केस, आज 2 नए केस मिले। गुजरात में 8 साल का बच्चा, यूपी में 60 साल की महिला पॉजिटिव। पुलिस को असम की जगह नागालैंड ले गया गूगल मैप, 16 पुलिस वाले आरोपी को पकड़ने ले गए थे। लोगों ने बदमाश समझकर रात भर बंधक रखा। यूपी राजस्थान समेत 3 राज्यों में 2 दिन बाद बारिश संभव, एमपी के 9 जिलों में कोल्ड डे, 15 राज्यों में कोहरा, लाहौर स्पीति में 13.6 डिग्री टेम्परेचर। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बरेली से मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवैध मदरसों के खिलाफ राज्य सरकार की कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के सभी जिलों में मदरसों की जांच की जा रही है और वेरिफिकेशन के आदेश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि हम अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और जांच प्रक्रिया को सभी जिलों में जारी रखा है। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर के विरोधियों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों के साथ हैं, उन्हें कुंभ के महत्व को समझने में कठिनाई होती है। अवैध मदरसों के थोड़ा सा और कर लें, नीचे हो जाओ। चल चल ठीक है। अवैध मदरसों के खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इनके वेरिफिकेशन के जांच के आदेश कर दिए हैं। जगह जगह हमारे सभी जिलों में ये जांच चल रही है और जहां भी अवैध मदरसे पाए जाएंगे, जहां भी कोई संदिग्ध व्यक्ति पाए जाएंगे, इनका संचालन करते हुए पाए जाएंगे, उन सब के खिलाफ हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कुंभ में मेला आयोजन किया जा रहा है, कुंभ को लेकर अखिलेश यादव लगातार तंज कर रहे हैं कि वहाँ पाप धोने के लिए सरकार जाएगी। देखिए, जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई हो, जो हमेशा राम मंदिर के विरोधी रहे हों, तो उनको कुंभ का महत्व समझ में नहीं आता है, इसलिए इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत ही हमारा शुभ भी और मैं कहूँ पवित्र कुंभ है। इसमें जो भी जाएगा उसको पुण्य की प्राप्ति होगी। बात तमाम साधु संत है, उनसे भी आग्रह किया कि कुंभ मेला समापन होने बाद मुख्यमंत्री जी को अपने साथ लेके चले जाएं। देखिए, सारे साधु संतों का आशीर्वाद मिलेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में ये कुंभ अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कुंभ होगा। सारे साधु संतों ने पहले से ही, चूंकि देवभूमि हरिद्वार से भी बड़ी संख्या में साधु संत वहाँ गए हैं और कुंभ में लोग स्नान करेंगे। हम अच्छा जल भी जो हमारे यहाँ से जाता है उसको ठीक समय पर भेजेंगे, जिससे कि सारे लोग वहाँ पर इस पुण्य के भागी बनेंगे। सर, कुंभ में मुस्लिमों की जो है पाबंदी लगाई गई, उस पर क्या कहेंगे? सही फैसला है क्या ये? देखिए, ऐसा है कि ये तो उत्तर प्रदेश में जो भी होगा सोच समझ के किया गया होगा। अरे मोबाइल डालिए सर। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पीआरवी को परेशान करने में एफआईआर की गई है। 5 लोगों को खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। 30 दिन में 112 नंबर को डायल किया गया है 1199 बार। कॉल करने के बाद बंद रखा अपना मोबाइल। कॉल कर गलत फीडबैक देने में एफआईआर दर्ज हुई है। जांच के बाद पुलिस ने दर्ज कर ली है एफआईआर। निवाड़ी क्षेत्र के युवक ने नवंबर में 740 बार पुलिस बुलाई। मोदी नगर के पिंटू ने 102 बार पीआरवी बुलाई थी। इंदिरापुरम की महिला ने 114 बार कॉल लगाई। विजयनगर की 65 वर्षीय महिला ने 116 बार शिकायत की। वेब सिटी के युवक ने 121 बार कॉल लगाई थी कि एक ही दिन में युवक ने 6 बार पीआरवी को दौड़ाया। गाजियाबाद से अहम खबर आपको बता रहे हैं, इंदिरापुरम की महिला ने 114 बार कॉल लगाई है।
वहीं विजयनगर की 65 वर्षीय महिला ने 116 बार शिकायत की। वेब सिटी के युवक ने 121 बार कॉल लगाई थी। पीआरवी को परेशान करने में एफआईआर दर्ज किया गया है। 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां फर्जी डिग्री से नौकरी पाए 28 सहायक लेखाकार बर्खास्त कर दिए गए हैं। यूपीएससी की 2016 में आयोजित ऑडिटर परीक्षा में चयनित। परीक्षा में फर्जी दस्तावेज लगाकर हो गए थे चयनित। सत्यापन में गड़बड़ी पर 4 अभ्यर्थियों के रोके थे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की फर्जीवाड़ा करने पर 32 अभ्यर्थियों पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फर्जीवाड़ा पाए जाने पर 32 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था रद्द। ओ लेवल का फर्जी सर्टिफिकेट लगाने पर कार्रवाई की गई है। राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं सत्यापन में गड़बड़ी मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है। 4 अभ्यर्थियों के रोके गए हैं नियुक्ति पत्र। फर्जीवाड़ा करने पर 32 अभ्यर्थियों पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ओ लेवल का फर्जी सर्टिफिकेट लगाने पर यह कार्रवाई की गई है। फर्जी डिग्री से नौकरी पाए 28 सहायक लेखाकार बर्खास्त कर दिए गए हैं। यूपीएससी की 2016 में आयोजित ऑडिटर की परीक्षा में यह मामला सामने आ रहा है। अगली अहम खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। पुलिस व परिवहन विभाग ने किया है जागरूक। यातायात जागरूक के में चलाया गया है अभियान। हजरतगंज इलाके में चलाया जा रहा है यह अभियान। एसीपी ट्रैफिक विकास चंद्र पांडे मौजूद रहे। आरटीओ प्रबंधन संदीप कुमार पंकज भी शामिल रहे हैं इस अभियान में। नियम पालन करने वालों को दिया गुलाब का फूल। नियम उल्लंघन पर की गई है चालान की चेतावनी। सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया। राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं लालबाग, दारुशल्फा व हजरतगंज में चला ये अभियान। नो पार्किंग जोन से उठाए गए बेतरतीब खड़े वाहन। पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा किया गया है जागरूक। यातायात जागरूक के तहत यह अभियान चलाया गया है। राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं नो पार्किंग जोन से उठाए गए हैं बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों को। पुलिस व परिवहन विभाग ने जागरूक किया है सभी को। यातायात जागरूक के तहत ये चलाया गया है अभियान। पुलिस व परिवहन विभाग ने जागरूक किया है सभी को। देखिए, हमारा जो एक अभियान है परिवहन विभाग और पुलिस विभाग का, यातायात पुलिस विभाग का एक संयुक्त अभियान है। इस अभियान का यह मकसद है कि हम आपके लिए एक सुखद सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे अकेले के बस से या पुलिस के बस का या यातायात पुलिस के बस का नहीं है। हमारी आप सभी लोगों से करबद्ध अपील है कि हमें इसमें सबकी सहभागिता चाहिए। जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनकी भी सहभागिता चाहिए, जो नहीं चलाने वाले हैं उनकी भी सहभागिता चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं। देश की बात में बात करेंगे सीतापुर की, जहां महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा सामने आ रहा है। नर्सिंग होम पर परिजनों ने हंगामा किया है। डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस और परिजनों में हुई हाथापाई। परिजन सड़क पर रखने जा रहे थे शव। देर रात नर्सिंग होम में परिजनों ने काटा है हंगामा। खैराबाद थाना क्षेत्र के कृष्णा नर्सिंग होम का पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला की मौत पर परिजनों का जोरदार हंगामा।
अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां रेलवे टिकटों का अवैध धंधा करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलवे के ई टिकटों के अवैध धंधे में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरहाद हुसैन को आरपीएफ की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। लालबाग में टूर एंड ट्रेवल्स की दुकान खोलकर करता था ये काम। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी पर्सनल आईडी से रेलवे के ई टिकटों को बुक कर रहा था। आरोपी के पास से 14 ई टिकट मिले हैं। कीमत लगभग 30,734 रुपए बताई जा रही है। फरहाद हुसैन के पास से नकदी व सामान बरामद कर लिए गए हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने एक लैपटॉप, 2100 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, रेलवे टिकटों का अवैध धंधा करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। फरहाद हुसैन को आरपीएफ की क्राइम ब्रांच ने किया है गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, लालबाग से टूर एंड ट्रेवल्स की दुकान खोलकर करता था ये अवैध धंधा। आरोपी पर्सनल आईडी से रेलवे की ई टिकटों की काम करता था। आरोपी के पास से 14, फरहाद हुसैन के पास से नकदी व सामान बरामद किए गए हैं। अब बात करेंगे हरदोई की, जहां झोला छाप डॉक्टर ने ले ली है युवक की जान। गलत इंजेक्शन लगाने से युवक की मौत हुई। झोला छाप डॉक्टर के पास जुकाम की दवा लेने गया था युवक। सीएमओ की मेहरबानी से झोला छाप डॉक्टर कर रहे हैं इलाज। युवक की मौत से परिजनों में मचा है कोहराम। पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। माधोगंज थाना क्षेत्र के बाजपुरवा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां झोला छाप डॉक्टर ने ले ली है युवक की जान। पीड़ित की तहरीर को कार्रवाई में जुटी है पुलिस। माधोगंज थाना क्षेत्र के बाजपुरवा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां युवक को गलत इंजेक्शन दे दी गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हरदोई से अहम खबर आपको बता रहे हैं, मामूली सर्दी की शिकायत होने पर युवक गया था इलाज के लिए। दिक्कत कुछ नहीं थी, ऐसे खराब। और आप लोग कहाँ जा रहे थे ये पहले? लखनऊ जा रहे थे हम लोग। मेरी वहाँ लड़की थी अपनी मौसी के घर पे, तो बोली कि उसने फोन किया कि मम्मी आ जाओ, हम दवा लेने नहीं जाएंगे जब तक तुम नहीं आ जाओगी मौसा के साथ में। तो हमने कहा ठीक है कल आएंगे। तो इन्होंने मैं फोन किया, बोले आ जाओ बिलग्राम में तुम्हें मिलते हैं। तो बिलग्राम में हमको ये मिल गए थे। तो बोले कि चलो माधव में तुम्हें कपड़े खरीद देंगे, उसके बाद में फिर तुम्हारी दीदी को दवा लेंगे अपनों को। तो दीदी बोली कि हम नहीं लेंगे, तुम ले लो दवा। तो डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर बोले क्या बात है, राम रहीत हुई। तो बोले ठीक कोई बात नहीं, देखो हमें। तो इन्हें आला साला लगा के देखा, कहें क्या बात, कहें कुछ नहीं, खराश बनी गले में। तो दवा दी इसने 2 खुराक और सुई लगाई इसने। सुई लगाते हुए इनके मुंह से फेना गिरा, तो जीभ जबान भी काली पड़ गई थी इनकी, आँख मिच गई। फिर बोले भी नहीं, बोले मेरे कपड़े निकालो। ने कपड़े हमने दोनों लोग ने कपड़े भी निकाल दिए इनके, दोनों लोग के। तुरंत आवाज बंद हो गई इनकी। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी है टक्कर। हादसे की जद में आए 3 लोग, एक की मौत बताई जा रही है। बाइक पर पिता और उसके 2 बेटे थे सवार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। इगलास थाना के बिसाहुली मोड़ की पूरी घटना बताई जा रही है। हादसे की जद में आए 3 लोग, एक की मौत बताई जा रही है। बाइक पर पिता और उसके 2 बेटे थे सवार। अब बात करेंगे अमरोहा की। देवर की शर्मनाक करतूत सामने आ रही है। देवर ने गर्भवती भाभी के पेट में लात मारी है। भाभी के इलाज के दौरान मौत की बात सामने आ रही है। बिजली बिल को लेकर देवर भाभी में हुआ था विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस कर रही है अभी भी तलाश। नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव मुनीमपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है।
हाँ, हमारी भांजी के मतलब लात उत मार दी, वो सब खत्म हो गई। 5 महीने 6 महीने के गर्भवती थी, वो खत्म हो गई। तो भांजी है हमारी। अच्छा, खबर मिली हम आए। अच्छा, विवाद क्या था? सुनने में ये आई है कि इनमें भैया में मतलब बिजली के बिल के ऊपर रखा था। अच्छा, तो कब मारपीट कब हुई थी उनके साथ? कल भी हुई मारपीट। हाँ। और कल मारपीट होने के बाद में इन्होंने कोई हमारा भांजा और भांजे की बहू आई हैं, तो उन्हें साहब डंडा लेकर ये भागे। कौन भागा? यही हमारी जो भांजी के देवर जेठ हैं। क्या क्या नाम इनका? नाम में वाकिफ नहीं हूँ इनसे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां तीसरी मंजिल से गिरी दूध मुही की मौत की घटना सामने आ रही है। मां की गोद से छिटक नीचे गिरी मासूम। मात्र 6 माह की थी मृतक मासूम बच्ची। छत से सूखे कपड़े उतारने गई थी महिला। 20 जनवरी को बेटी का होना था नामकरण। नामकरण की तैयारियों के बीच मातम में बदली ये खुशियां। ऊपरकोट नगर कोतवाली की बाबरी मंडी का पूरा मामला बताया जा रहा है। 20 जनवरी को बेटी का होना था नामकरण। नामकरण की तैयारियां मातम में बदली। ऊपरकोट नगर कोतवाली की बाबरी मंडी का पूरा मामला बताया जा रहा है। अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां सफेद कोहरे की चादर में लिपट गया है बुलंदशहर। विजुअलिटी सामान से भी बेहद कम हो गई है। गलन भरी ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त हो गया। शहर से लेकर गांव तक बच्चों बुजुर्गों का अलाव बना सहारा। ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव लगाकर सर्दी से बच रहे हैं बच्चे बुजुर्ग। चाय की दुकान भी मजदूर वर्ग के लोगों के लिए बन रही है सहारा। मजदूर वर्ग के लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव लगाकर सर्दी से बच रहे हैं बच्चे व बुजुर्ग। चाय की दुकान भी मजदूर वर्ग के लोगों के लिए बन रही है एक सहारा। लगातार ठंड बढ़ने से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। कोहरे और ठंड से थमी वाहनों की रफ्तार। सड़कों पर कोहरे की वजह से रेंगते दिखे वाहन। लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने का कर रहे हैं प्रयास। अभी ठंड और बढ़ने का जताया जा रहा है अंदेशा। मेरठ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने का कर रहे हैं उपाय। अभी ठंड और बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। कोहरे और ठंड से थमी वाहनों की रफ्तार। अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ की। प्रयागराज में डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। प्रेस वार्ता शाम 5:45 पर डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रेस वार्ता। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रेस वार्ता 5:45 पर। प्रयागराज में डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 5:45 पर डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। अगली अहम खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। संभल के पीड़ितों को न्याय मिले, राकेश टिकैत का बयान सामने आ रहा है। संभल के पुराने नरसंहार की जांच हो। निरपराध लोगों का नरसंहार हुआ है। सरकारों ने तुष्टीकरण को अन्याय किया। खुदाई ने संभल का इतिहास उजागर किया है। हो रही है खुदाई से इतिहास के पन्ने खुल रहे हैं। राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं। सरकारों ने तुष्टीकरण को अन्याय किया है। राकेश का बयान सामने आ रहा है। खुदाई ने संभल का इतिहास पूरी तरह से उजागर कर दिया है। खुदाई से इतिहास के पन्ने दर परत खुलते नजर आ रहे हैं।
संभल के पीड़ितों को न्याय मिले। में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया था। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 59 जनसेवा केंद्रों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के बाद डीएम ने की है कार्रवाई। भिनगा में 17, इकोना में 33 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। वहीं जमनाहा में 24 जनसेवा केंद्रों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। कार्रवाई से जनसेवा केंद्र संचालकों में हड़कंप मच गया है। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। भिनगा में 17, इकोना में 33 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। जमनाहा में 24 जनसेवा केंद्रों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। कार्रवाई से जनसेवा केंद्र संचालकों में हड़कंप मच गया है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। 120 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। डीसीपी मुख्यालय अनिल यादव ने जारी की है लिस्ट। पुलिस लाइन से जोन पहुंचे कई दरोगा, कईयों के जोन भी बदलाव कर दिए गए हैं। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्थानांतरित महिला कांस्टेबलों का भी तबादला किया गया है। कई के जोन भी बदलाव किए गए हैं। पुलिस लाइन से जोन पहुंचे कई दरोगा। बात करेंगे सीतापुर की। चोरों ने घर को बनाया निशाना। भाग रहे चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा है। चोरों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की है। एक चोर को मौके पर मौत की बात बताई जा रही है। एक घायल होने की सूचना मिल रही है। घायल चोर को स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है भर्ती। मृतक चोर को नहीं हुई है शिनाख्त। चोरी करते समय ग्रामीणों ने पकड़ा था चोरों को। सकरन थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। घायल चोर को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मृतक चोर की नहीं हुई है अभी तक शिनाख्त। चोरी करते समय ग्रामीणों ने पकड़ा था चोरों को। सकरन थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको शामली से बता रहे हैं, जहां कांधला क्षेत्र में एक सैनिटरी व्यापारी से अज्ञात व्यक्ति ने 50 लाख रुपए की रंगदारी और फॉर्च्यूनर कार की मांग की है। व्यापारी ने दर्जनों व्यापारियों के साथ थाने जाकर पुलिस को तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि उसे एक फोन आया जिसमें आरोपी ने अपना नाम सुरेंद्र उर्फ काला बताते हुए धमकी दी और मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। व्यापारी के परिवार से डर का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मेरे पास एक कॉल आई थी और उस कॉल में मेरे से जो है ना 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। उसने कहा कि मैं जो है ना पानीपत से बोल रहा हूँ, अपना नाम सुरेंद्र काला करके नाम बताया मुझे, और उसने कहा कि तू कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आया है, मेरे को काली फॉर्च्यूनर चाहिए, अगर तो फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दे या मुझे 50 लाख रुपए दे, और अगर तू नहीं देगा तो मैं जो है तेरे को इसके बारे में बताऊंगा। तो मैंने उससे पूछा, मगर जी सर कहाँ आना है बैठ के पैसे लेके, कि तू सामली वाली गाड़ी में बैठ जाए और मैं बता दूंगा तेरे को कहाँ आना है, मैं तुझे फिर दोबारा से कॉल करूंगा। जी नहीं, उसके बाद अभी कोई कॉल नहीं आई। मैं थाने में गया था, तहरीर दे के आया हूँ अपनी, वहाँ पे एप्लीकेशन दी है मैंने। हमारे जो थाना अध्यक्ष साहब हैं उनके समक्ष हमने अपनी सारी समस्या रखी। अपने व्यापारी वर्ग के साथ में गया था। हमारी जो है ईश्वर दयाल कंसल जी हमारे साथ थे और हमारे शशिकांत जी थे साथ हमारे, और हमारे सारे सभी भाई थे। जी मैं एक अपना छोटा सा व्यवसाय है, अपना टंकी पाइप का काम करता हूँ।
छोटी सी दुकान है अपनी छोटी नहर पे जी, उससे अपना पालन पोषण कर रहा हूँ अपने बच्चों का। अगली अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीए और रिटायर बैंक अफसर बताएंगे कैसे करें आवेदन और प्रोजेक्ट का संचालन। बिना ब्याज गारंटी ले 5 लाख लोन और करें कारोबार। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की सफलता के लिए एमएसएमई विभाग ने कसी है कमर। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार से लेकर जन उपयोगी बनाने पर दे रहा है जोर। सीएम योगी दिवस पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का करेंगे शुभारंभ। प्रथम चरण में 5 लाख तक की परियोजनाओं के लिए 4 वर्षों तक बिना ब्याज और बिना गारंटी के दिया जा रहा है लोन। योजना के मद्देनजर हर जिले में तैनात हुए हैं सीए और रिटायर बैंक अधिकारी। प्रोजेक्ट के आवेदन से लेकर संचालक तक करेंगे इसमें मदद। हर जिले में 2 सीएम फेलो और कंप्यूटर ऑपरेटर भी होंगे तैनात। पहली बार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञों को किया जा रहा है इसमें तैनात। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार को अमली जामा पहनाने के लिए एमएसएमई विभाग ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू हुई है। इसके तहत उद्योग स्थापना को बिना गारंटी लिए 4 साल के लिए ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। खास बात यह है कि युवाओं को नव उद्यमी बनाने के लिए आवेदन प्रोजेक्ट तैयार कराने को लेकर जिलों में आर्थिक विशेषज्ञों, सीए और रिटायर बैंक अधिकारियों को तैनात किया गया है। सीएम योगी यूपी दिवस पर 24 जनवरी को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की सफलता के लिए एमएसएमई विभाग ने कमर पूरी तरह से कस ली है। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार से लेकर इसे जन उपयोगी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। योजना के लिए विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। युवाओं की सहायता के लिए वेबसाइट पर 400 परियोजना रिपोर्ट और लगभग 600 बिजनेस आइडिया भी दिए गए हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी यानी एमएसएमई प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप पूरी योजना को ऑनलाइन किया गया है। कहीं भी पिक एंड चूज की व्यवस्था नहीं है। युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए विभाग की ओर से हर जिले में सीए और रिटायर बैंक अधिकारियों को तैनात किया गया है, जो प्रोजेक्ट के आवेदन से लेकर संचालक तक में युवाओं की मदद करेंगे। इसके अलावा उद्यमियों की मदद के लिए एमएसएमई विभाग हर जिले में 2 सीएम फेलो और कंप्यूटर ऑपरेटर भी तैनात करने जा रहा है। युवा उद्यमी योजना और ये 21 से 40 वर्षों के युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए किया गया है और ये भारतवर्ष में पहली ऐसी योजना है जिसमें मार्जिन मनी भी है और ब्याज मुक्त है और गारंटी फ्री, तीनों है। गारंटी फ्री, ब्याज मुक्त और मार्जिन मनी की सब्सिडी भी इसमें है। इसमें युवाओं को अपने रोजगार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन पहले चरण में और उस जितना भी लोन सैंक्शन होता है पहले चरण में उसके 2 गुना तक का लोन दूसरे चरण में दिया जाएगा। और इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो नए उद्योग हैं, नए व्यापार हैं, नए तरह की सोच है, इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 350 नए प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं जिससे कि युवाओं को इधर उधर जाने की ज़रूरत ना हो। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां वीआईपी इलाके में स्टील कारोबारी के घर डकैती की वारदात हुई है। बदमाशों ने कारोबारी आरडी गुप्ता और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया और उन्हें गन पॉइंट पर धमकाया गया। बदमाशों ने 1 घंटे में घर को खंगाल लिया और करीब 1.5 करोड़ रुपए की चोरी की, जिसमें 30 लाख कैश और कीमती ज्वेलरी शामिल थी। पुलिस के मुताबिक यह वारदात कारोबारी के नौकर चंदन ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दी। घटना के बाद से चंदन का मोबाइल स्विच ऑफ है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र कबीरनगर पे एक व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई कि जब अपने घर पे वो अपनी पत्नी के साथ थे, उसी वक्त उनके घरेलू नौकर चंदन के द्वारा अपने कुछ अज्ञात साथियों की सहायता से घर में रखा हुआ नकदी तथा ज्वेलरी को बलपूर्वक ले लिया गया तथा उपरोक्त घटना करने के उपरांत ये सभी लोग फरार हो गए। उनकी तहरीर के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें आरोपी अभियुक्त चंदन तथा अन्य साथियों की गिरफ्तारी के हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इन्हें गिरफ्तार करके घटना का अनावरण किया जाएगा। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
खबर हाथरस से बता रहे हैं, जहां सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के हाईवे पर रतिभानपुर के पास रोड पर मरी पड़ी गाय से कार टकराने से भीषण सड़क हादसा हो गया। कार टकराने से दूसरी तरफ से आ रही ट्रक में जा घुसे। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को कार से बाहर निकाला। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं दुर्घटना के बाद से मौके पर पहुंचे हाईवे कर्मियों ने दूसरी लेन में मरी पड़ी गाय को हटाया गया। लोगों ने आरोप लगाया है कि अगर हाईवे अथॉरिटी द्वारा जागरूकता दिखाते हुए उस गाय के शव को पहले ही हटवा दिया था तो शायद 4 जान बच जाती। शाम 7:30 बजे सिकंदर राव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रतिभानपुर के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार जो कि अलीगढ़ की तरफ से आ रही थी, गाय को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराते हुए रॉन्ग साइड आ गई। वहां पे विपरीत दिशा में एटा की तरफ से आने वाले ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई है और महिला को उपचार हेतु तत्काल बागला चिकित्सालय रवाना किया गया, जहां उनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। मृतकों के शवों को मोर्चरी रवाना किया गया है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। सिकंदरा राव से ये कार आ रही थी, स्विफ्ट डिजायर। हाँ जी, ठीक है। वो गाय मरी पड़ी थी। अच्छा। इन्होंने मारी गाड़ी कब उसमें गाय में, यानी कार गाय से टकराई। गाय से टकरा के तुरंत जाके हम लोग जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। ठीक है। इसमें टकराए, वो गाड़ी आई है एकदम जाके इसमें। अच्छा, ट्रक में टकराई है। हाँ, ट्रक में टकरा के सीधी गाड़ी इसमें लगी है। इस घटनाक्रम में लगभग कितने लोगों की मौत हो गई? इसमें हो गए करीब 2 लोग। करीब 2 लोग मौके पर खत्म हो गए, बाकी गंभीर रूप से घायल है। हाँ। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया? हाँ, पहुंच गया। पुलिस प्रशासन आ गया। हाँ जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां गजरौला तिगरी गंगा से बोरी में बंधी सरकटी युवती की लाश मिली। इससे लोगों में हड़कंप रहा और मौके पर भीड़ एकत्र होने लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, सनातन संस्कृति की अच्छाइयों से दुनिया परिचित हो रही है, ऐसे में भगवान श्री राम जब जन्म स्थान पर विराजे हैं। खबर मथुरा से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंदिर में भगवान बाके बिहारी के शरण में पहुंच गए हैं। उन्होंने आराध्य की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए भगवान से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान मंदिर सेवायतों ने सीएम का स्वागत करते हुए अतिथि देवो भव संस्कृति को साकार किया। साथ ही भेंट स्वरूप पटुका भी पहनाया। मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पूरी तरह भक्ति की मस्ती में दिखाई दिए। बता दें कि वह यहां 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से भगवान श्री बाके बिहारी जी के दर्शन पूजन की अभिलाषा थी। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, सनातन संस्कृति की अच्छाइयों से दुनिया परिचित हो रही है, ऐसे में भगवान श्री राम जब जन्म स्थान पर विराजे हैं, हम सबके मन में सद्भाव आता ही है कि भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पे भी आनंद बरसना चाहिए। हमारी सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में हमने भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद मथुरा से उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने शांतिवन आश्रम में जाने के लिए जो मार्ग तय किया, उस मार्ग पर आने वाले देवस्थान या उन स्थानों को जिनसे भगवान श्री कृष्ण का इतिहास जुड़ा है, उसको तीर्थ बनाने की हमारी योजना है। भगवान कृष्ण की जीवन की कई अच्छी समाज जैसी योजनाओं जिसके आधार पर समाज आज भी उनको एक अलग सम्मान से उसके साथ देखता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गरीब, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों पर अत्याचार किए हैं और वादों को पूरा नहीं किया है। चंद्रशेखर आजाद ने कुंभ मेले में भाजपा नेताओं के पाप धोने की बात कही और आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार संविधान का पालन नहीं करती।
बल्कि बुलडोजर से न्याय करती है। मुजफ्फरनगर के खतौनी क्षेत्र में दलित युवक सन्नी कुमार की हत्या पर चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार को और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने में बेबस नजर आ रही है। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता है जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। अगली अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सपा और भाजपा के दृष्टिकोण में बड़ा अंतर है। सपा के शासनकाल में डॉक्टर अंबेडकर के नाम को योजनाओं और स्थलों से हटाने का कार्य हुआ, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और उन्हें सम्मान देने का कार्य किया। यह बयान उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य और अंबेडकरवादी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने वीवीआईपी अतिथि गृह साकेत में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल हमारे साथ मौजूद है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सर आपने ऐसे आरोप लगाए समाजवादी पार्टी पर कि वो दलित विरोधी बातें कर रहे हैं, दलित विरोधी उन्होंने काम किए अपनी सरकार के दौरान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम ऐसे आरोप आपने लगाए हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दलित विरोध का एक बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है। उन्होंने दलितों के भगवान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जितनी भी संस्थाएं बनी थीं उत्तर प्रदेश में, सत्ता में आते ही उन सब का नाम हटा दिया। उनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से इतनी चिढ़ थी कि लखनऊ में जो हरित उद्यान था डॉक्टर अंबेडकर के नाम से, अंबेडकर की पट्टिका उखाड़ दी इन्होंने। कन्नौज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अंबेडकर के नाम से था, उसमें भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया। माता रमाबाई के नाम से उनकी पत्नी कानपुर देहात जिला बना था, वहाँ से इनका नाम हटा दिया। इस प्रकार से और दलित विरोध के नाम पे आप देखिए, ठेकेदारी में दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया, प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया, 2 लाख दलित कर्मचारियों का रिवर्सन कर दिया। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो सभी सरकारी कार्यालयों में लगाना अनिवार्य कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक बड़ा भव्य स्मारक बनवाया जा रहा है। शुक्रिया। हमसे बात करें तो ये लालजी प्रसाद निर्मल विधान परिषद सदस्य जिन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अंबेडकर और उनकी सोच का तिरस्कार किया है, वो साफ तौर पर ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। योगी आदित्य के साथ मैं अंकित तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। इसी बीच आपको संभल से हम खबर बता रहे हैं। 1978 दंगा जांच से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। संभल से हम खबर आपको बता रहे हैं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर जांच वाली खबर भ्रामक बताई जा रही है। 1978 दंगा की फाइल फिर से नहीं खोली जाएगी। संभल से हम खबर आपको बता रहे हैं। एसपी कृष्ण कुमार खबर का खंडन किया। सोशल मीडिया पर चल रही खबर पूरी तरह से अफवाह। एमएलसी श्रीचंद शर्मा के प्रस्ताव वाली बात बेबुनियाद। संभल से हम खबर आपको बता रहे, मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचने की आवश्यकता। 1978 दंगा जांच से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बड़ा बयान। एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है।
इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय MLC श्री चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था, रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है, उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। सर, अगर शासन मांग रहा है तो इसका मतलब ये तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार संभल दंगों की 1978 की जांच करा सकती है। श्री चंद्र शर्मा जी द्वारा 115 रूल के अंतर्गत जो जांच के संबंध में आख्या मांगी गई है, उस आख्या के लिए जो सूचना है वो संकलित करके वापस शासन को भेजी जाएगी। जिस तरह से संभल में शाही जुमा मस्जिद को लेकर सर्वे के दौरान जिस तरह हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद लगातार उसी दिन से लेकर संभल की मुश्किलें बढ़ती हुई चली आ रही हैं और लगातार थमने का नाम ले रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक लेटर संभल के जिला प्रशासन को भेजा गया है। उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जिस तरह से संभल में 1978 में जो दंगा हुआ था, वो दंगा में मुस्लिम पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया है कि जिस तरह से मुसलमानों ने हिंदू समुदाय के लोगों पर अत्याचार किया था, जिंदा जलाया था और उनको पलायन करने से मजबूर कर दिया गया था, उसको लेकर एक लेटर जिला प्रशासन को शासन ने भेजा है। और लेटर के आधार पर जिले के SP के बिश्नोई ने 8 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजने के जो लेटर में बताया गया है, तो वो आज जो है जिला पुलिस अधीक्षक ने लेटर के माध्यम से टीम गठित कर दी गई है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या है उसके तथ्य, किस तरह पर जो है संभल में हिंसा हुई थी और हिंसा की वजह क्या थी, पूरी बारीकी से जो टीम है वो जांच कर रही है और जांच की रिपोर्ट जो है 8 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी। कैमरामैन आकिब अलवी के साथ रईस अलवी, के न्यूज इंडिया, संभल। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषी किया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस अलवी जी, जैसा कि SP कृष्ण कुमार का बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है कि दंगा की फाइल फिर से नहीं खोली जाएगी, इसको अफवाह बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से राकेश त्रिपाठी का भी एक बयान सामने आया कि संभल में अब इतिहास खुल रहा है और पार्टी को उन पीड़ितों की बात सुननी चाहिए, यहाँ पे राजनीतिक सरगर्मियां नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। रईस अलवी जी, देखिए वो मैं बताऊंगा जिस तरह से संभल में एक हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद जिस तरह से संभल में एक आटा गोला बन गया, लगातार संभल वासियों पर लगातार जिस तरह से आरोप लगते चले आ रहे हैं। वहीं इसी क्रम में एक 1978 की जो फाइल थी जो बताई जा रही है कि 1978 में एक दंगा हुआ था, उसमें बहुत सारे आरोप लगाए गए, बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उसी क्रम में जब हमने संभल के विष्णु जी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो खबर चल रही है वो कहीं ना कहीं अफवाह खबर है, वो झूठी खबर है, इस प्रकार की कोई ऐसी खबर नहीं है। विधान परिषद से हमारे पास एक लेटर आया है, उसकी ऐसी एक आख्या मांगी गई है, वो आख्या हम दे देंगे, लेकिन कोई फाइल नहीं खोली जा रही है। उन्होंने उनको फाइल का खंडन किया है, उनको मना कर दिया गया कि हम कोई ऐसी फाइल हमने नहीं खोली है, नहीं हमारी कोई शासन से कोई ऐसी लेटर हमारे पास आया है जो हम फाइल के या शासन हमसे आख्या मांगे। जिस तरह से खबर सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है, फैलाई जा रही है, बिल्कुल अफवाह झूठी है। जी रईस अलवी जी, वहीं अब बीजेपी राकेश त्रिपाठी का भी बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि पीड़ितों की आवाज सुननी चाहिए, यहाँ पे राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, पार्टी को उस पर ध्यान देना चाहिए। रईस अलवी,
संभल में जिस तरह से हिंसा हुई थी 1978 में, संभल के परिवार वालों ने किसी ने कोई भी ऐसी हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, न किसी ने कोई लेटर दिया, न किसी ने कोई मांग की, अभी तक मांग की है। उनका कहना यह है कि जो बीत गया उसमें कोई मामला नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक दल के नेता है कहीं ना कहीं वो उसमें आगे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया में फर्जी खबर फैलाई जा रही है वो एक अफवाह है, उसको जो है एसपी के बिश्नोई ने बिल्कुल जो है इसे झूठा करार दिया और उन्होंने अपनी बाइट में साफ तौर पर कहा है। जी राइस अलवी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संभल से हम खबर आपको बता रहे हैं, 1978 दंगा की फाइल फिर से नहीं खोली जाएगी, बड़ा बयान सामने आ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे लगातार चौपाल लगाकर आम जनमानस की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कर रही हैं। इसी क्रम में महापौर प्रमिला पांडे ने नेहरू नगर स्थित गीता पार्क में स्थानीय वार्ड में अपनी चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और उसके त्वरित निस्तारण के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इलाके के लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस मौके पर कई विभागों के अधिकारी भी महापौर के साथ मौजूद रहे। स्थानीय जनता ने मार्ग प्रकाश, सीवर जैसी कई समस्याएं महापौर के समक्ष रखी। महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि लगातार हर वार्ड में इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे। बिजली का बिल, नगर निगम के बड़े टैक्स, स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही किया जाएगा। स्तर लगे जैसे लोग जाते हैं कि हमारा आउट गड़बड़ है, ठीक नहीं हो रहा है, या हमारे यहाँ पार्क गड़बड़ है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तो हम ये सोच रहे थे लोग जाते हैं हमारे यहाँ, मैं ही खुद न इनके द्वार चलूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं चुन्नीगंज वाले में बैठी थी, वहाँ 29 करीब 20-22 आया था, जिससे 15 से तो ऑन स्पॉट ठीक हो गया था। तो हम तो ये चाह रहे थे कि जो समस्या यहाँ आए और जो मैं यहाँ समाप्त कर पाऊँ यहाँ समाप्त कर दूँ, नहीं 2-4 दिन में उसको समाप्त करूँ, लेकिन मैं तो लगी रहूँगी भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार के आगामी यूनियन बजट को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था और मार्गदर्शन तय करेगा। उन्होंने जीएसटी की बढ़ती दरों पर चिंता जताते हुए इसे गब्बर सिंह टैक्स करार दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि आजाद भारत में आज नॉर्मल टैक्स कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। जीएसटी रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और 64% जीएसटी 50% मध्यवर्ती आबादी द्वारा चुकाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ सालों में 37 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए हैं और कई प्रभु स्कूलों में नामांकन में कमी आई है। इसके साथ ही लोग अपनी बचत से पैसे खर्च करने पर मजबूर हो रहे हैं और गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या 50% बढ़ गई है। मोदी सरकार यूनियन बजट पेश करेगी और वो यूनियन बजट इस देश का भविष्य तय करेगा। अभी आपने देखा ही 48 घंटे पहले ग्रोथ रेट आई है 6.4%। तो वो जो यूनियन बजट होगा वो इस देश के अर्थव्यवस्था की, इस देश के रोजगार की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। वो तय करेगा कि क्या इस देश में निवेश और उपभोग होगा। बीती रात गाजियाबाद के कविनगर पोस्ट इलाके में हुई डकैती को लेकर आज लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और परिवारजनों के साथ दुख व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि कमिश्नर का आवास पास होते हुए भी डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि गाजियाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि इस घटना से साफ है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और पुलिस प्रशासन इस पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस विषय में वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। ये परिवार हमारा अपना परिवार है और जिस तरह की घटना हुई है ये हम सोच नहीं सकते थे। मतलब माननीय योगी जी की सरकार में अपने जिलाधिकारी और कमिश्नर के पड़ोसी हैं ये, अगर पड़ोस में भी डकैती, मतलब जो नाम सुन के भी जो कभी हम लोग पिक्चरों में देखते थे डकैती, और वो भी यहाँ बिल्कुल कमिश्नर के आवास के बराबर में अगर डकैती का ये प्रकरण आया है और डकैती दर्ज हुई है, तो ये बात नहीं है कि अपराधी पकड़े जाते हैं, छूटते हैं, सजा होती है। मतलब कहीं ना कहीं अपराधियों का हौसला बुलंद है। ये तो भगवान महादेव और महामाई कृपा रही
कि गुप्ता जी और हमारी जो बुआ हैं वो कैसे बची हैं, ये ईश्वर ने बचा लिया कि अंदर कुंडी बंद नहीं करते तो ये बड़ी घटना हो जाती। तो हम तो भगवान का ही धन्यवाद कर रहे हैं और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। बहुत अच्छी तरह सांत्वना दी, बहुत अच्छी तरह करा और बोले आप भी भगवान के भक्त हैं, मैं भी भक्त हूँ, आपका माल जरूर बरामद है। मुझे तो नंद कुर्सी ने आशीर्वाद और दे दिया, या मैं देता या ही देते, हम भक्त हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि इतने पौष इलाके में मेरी 78 साल की उम्र गई, कभी नहीं हुआ। 40 साल मुझे यहाँ भी रहते हुए। इसी बीच आपको लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान ने खुद को गोली मारी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 36 वर्षीय उपेंद्र कुमार ने खुद को मारी है गोली। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मूल रूप से बिहार के छपरा का रहने वाला था जवान। इंसास राइफल से खुद को गोली मारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुसाइड करने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आशियाना थाना के सीआरपीएफ बटालियन की घटना बताई जा रही है। सीआरपीएफ के जवान ने खुद को गोली मारी है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 36 वर्षीय उपेंद्र कुमार ने खुद को मारी गोली। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा, जैसा कि सीआरपीएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, क्या वजह निकल कर आ रही है सामने? देखिए दीपिका, अभी वजह तो साफ तौर से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि जवान ने खुद को क्यों गोली मारी है, लेकिन घटनाक्रम तकरीबन 9 बजे के आसपास का है। सुबेरे जो आशियाना थाना क्षेत्र है उसी इलाके में जो सीआरपीएफ की बटालियन है वहां पर 36 वर्षीय उपेंद्र कुमार, जो मूल रूप से बिहार के छपरा का रहने वाला है, वो संतरी की ड्यूटी में तैनात था और उसी दौरान उसने अपनी इंसास राइफल से खुद को गोली मारी है। और ये बताया गया है कि जो अभी मौके से कोई भी उसका प्रमाण पत्र नहीं मिला है कि आखिरकार उसने क्यों सुसाइड किया है, क्या वजह रही है। तो मौके पर जो पुलिस के अफसर पहुंचे थे, जो स्थानीय पुलिस थी वो मौके पर पहुंची थी, फॉरेंसिक की टीम जो मौके पर पहुंची थी, उसने सभी साक्ष्य मौके से इकट्ठा किए हैं और पोस्टमार्टम के लिए जवान के शव को भेज दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जी शिवा शर्मा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। इसी बीच लखनऊ से एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के 19 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 2021 बैच के आईपीएस अफसरों के प्रमोशन की सूची जारी कर दी गई है। 2021 बैच के 19 आईपीएस अफसरों को मिला सीनियर टाइम स्केल। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2021 बैच के आईपीएस अफसरों के प्रमोशन की सूची जारी कर दी गई है। यूपी के 19 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन लिस्ट जारी हो गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2021 बैच के आईपीएस अफसरों के प्रमोशन की लिस्ट जारी कर दी गई है। 2021 बैच के 19 आईपीएस अफसरों को मिला सीनियर टाइम स्केल। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। यूपी के 19 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन कर दिया गया है। 2021 बैच के आईपीएस अफसरों की प्रमोशन की सूची जारी कर दी गई है और इस सूची में 19 आईपीएस अफसरों को मिला है सीनियर टाइम स्केल। देश की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।